बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है फ़िश के अंदर उसका नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस। तो देख लेते हैं कि फ़िश के नर्वस सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ फिशेस एज इन अदर वर्टिब्रेट्स से कंसिस्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों है इसमें। ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है। और सेंसरी रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी। बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स इनकी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, खासतौर पर लेटरल लाइन सिस्टम आपने पहले भी स्टडी किया होगा। In addition to generally distributed receptors for touch and temperature, fish possesses specialized receptor for olfaction। यानी बेसिकली इसकी बॉडी के अंदर टच के लिए भी रिसेप्टर्स हैं, थर्मल रेगुलेशन के लिए भी, टेम्परेचर की रेगुलेशन के रिसेप्टर्स भी हैं, उसकी डिटेक्शन के लिए, ऑल्फेक्शन के लिए भी हैं, यानी हेयरिंग के लिए भी रिसेप्टर्स हैं, विजन के लिए, हेयरिंग के लिए, ऑल्फेक्शन मींस के स्मेल करने के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, फॉर डिटेक्टिंग वाटर मूवमेंट्स है। और वाटर के अंदर किसी भी वाइब्रेशन को किसी भी एनिमल की वजह से होती है, किसी भी दूसरी फिश की वजह से होती है, या जो है वो किसी भी ह्यूमन की वजह से होती है, उन वाइब्रेशंस को भी ये डिटेक्ट कर सकती हैं। ओपनिंग कॉल एक्सटर्नल नेयर्स इन द स्नाउट ऑफ फिश लीड टू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है। अब सबसे पहले तो हम ऑल्फेक्शन की बात करें, यानी सेंस ऑफ स्मेल की बात करें, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर्स है, और जो एक्सटर्नल वो लेयर लीड करते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में। एक्सटर्नल लेयर्स और अंदर वाली जो लाइनिंग है वो सारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। इन मोस्ट फिशेज रिस्पॉन्ड रिसेप्टर्स आर इन ब्लाइंड एंडिंग ऑल्फैक्टरी सैक्स। बहुत सारी फिश हैं जिनके अंदर सैक्स होती हैं, ऑल्फैक्टरी सैक्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ऑल्फैक्टरी सैक्स। जैसे यहाँ पे तो इनर ईयर दिखाया हुआ, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। एक और मेरे पास इमेज है जिसमें हम देख लेते हैं कि ऑल्फैक्टरी सैक्स देखते हैं फिश में कि उन्होंने हमें किस तरह से दिखाई हुई है। ये डायग्राम अगर आप देखें तो इस फिश के अंदर आपको यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सिस्टम ये दिखाया हुआ है, बी मेल ऑल्फैक्टरी ऑर्गन दिखाया हुआ है, और इस ऑर्गन में ऑल्फैक्टरी ऑर्गन को हम ऑल्फैक्टरी सैक भी कहते हैं। इसी के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आपको दिखाई हुई है, ये सारी एपिथेलियम है अंदर वाली, जिसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रिसेप्टर सेल्स और ऑल्फैक्टरी बल्ब, और जो नीचे जहाँ पे ये ख़ास किस्म के न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, रिसेप्टर सेल न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनको कहा जाता है ग्लोमेरुलाई, या फिर इसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑल्फैक्टरी जो सैक उससे आपको दिखाई है, वो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं कि फ़िश में इन ऑल्फैक्टरी सैक्स के अलावा क्या होता है। इन अ फ्यू फिशेज द एक्सटर्नल नेयर्स ओपन टू द पैसेज नेजल पैसेज दैट लीड टू माउथ कैविटी। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर नेजल पैसेज है वो माउथ कैविटी में जाके ओपन होता है, ऑल्फैक्टरी सैक्स नहीं होती। Recent research has revealed that some fishes has rely heavily on their sense of smell. For example, salmon and lampreys return to spawn in the stream in which they hatch year earlier। यानी बहुत सारी फिशेज हैं जो कि सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे मेट को लोकेट करने के लिए फूड की जो है ना वो तलाश में वो जो है ना वो स्मेल करके ही वो डिटेक्ट करती हैं कि कहाँ से उनको कौन किस किस्म का फूड मिल सकता है, या फिर अगर उन्होंने स्पॉनिंग करनी होती है। जैसे आपने डायड्रोमिस फिशेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो फिशेज हैं जो माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर से सी वाटर में या सी वाटर से फ्रेश वाटर में। तो ये फिशेज बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल के ज़रिए ही जो है ना वो रिकोगनाइज़ करती हैं कि इनकी ये वाटर बॉडी थी जिसमें उन्होंने पहले स्पॉन किया था, तो दोबारा उन्होंने वहीं पर जाना माइग्रेट करती हैं। Their migration to these streams often involve a distance of hundreds of kilometers, and the fish perception of the characteristic odor of their spawning stream guide them। ये मैंने भी आपको बताया कि फ़िश बेसिकली बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जो कि ऑल्फैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं फॉर देयर मेट रिकोगनिशन, कि उनको उनका जो मेट मिल जाए, फिर कहाँ उन्होंने स्पॉनिंग करना है, तो ब्रीडिंग माइग्रेशन उन्होंने कहाँ पे करनी है, इसके लिए भी वो डिपेंड कर रही होती हैं अपनी सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर ही। फिर फर्दर देखते हैं द आइज ऑफ द फिशेज आर सिमिलर इन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू अदर वर्टिब्रेट्स। यानी जो फिशेज की आइज हैं वो बिल्कुल दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह ही हैं। दे आर लिडलेस। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इनके ऊपर लिड नहीं होते। हाउएवर एंड द लेंस आर राउंड, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स होती हैं आइज के ऊपर जो उनको जो है प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, लेयर्स होती हैं। एंड द लेंसेज आर राउंड। फोकसिंग रिक्वायर मूविंग द लेंस ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द आइज। अब फोकसिंग के लिए यहाँ क्या होता है कि लेंस जो है ना वो उसकी शेप चेंज नहीं होती। जैसे बाकी वर्टिब्रेट्स में तो फोकस करने के लिए लेंस की शेप चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि लेंस जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर रहा होता है फोकसिंग करने के लिए। तो ये एक मेजर उसने डिफरेंस बताया। रिसेप्टर्स फॉर इक्विलिब्रियम बैलेंस हेयरिंग आर इन द इनर ईयर ऑफ फिश। अब ये देखिए हमने अभी तक बात की ऑल्फैक्शन की कि उसके लिए ऑल्फैक्टरी सैक्स इनके अंदर होती हैं, और बाजू का ये होता है कि जो नेजल पैसेजेस हैं वो डायरेक्टली माउथ में ओपन हो रहे हैं। उसके बाद हमने बात की आइज़ की कि आइज़ जो है वो
किस तरह की होती हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, क्या इस यहाँ पे जो है ना वो लेंस राउंड है और लेंस जो है ना बैकवर्ड और जो है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं, उनके मूवमेंट से ही जो है वो फोकसिंग का मैकेनिज्म होता है। इसके बाद हम बात करने लगे इक्विलिब्रियम की, बैलेंस की और हेयरिंग की। इन सब के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो फिश के इनर ईयर में मौजूद होते हैं। देयर फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स। इनर ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कनाल्स भी हैं और यहाँ पे जो है ना आउटर ईयर तो है ही नहीं। सेमी सर्कुलर कनाल डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट एंड अदर सेंसरी पैचेस हेल्प विद इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस बाय डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। फिशेस लेग यानी सेमी सर्कुलर क्लास जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तो फिश का ये दिखे, इसमें फिश का इनर ईयर दिखा हुआ है। ये आपको फिश का इनर ईयर जो येलो में है नजर आ रहा है और उसके अंदर ये सारी सेमी सर्कुलर कनाल्स है, तीनों ये सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। इन कनाल ये चैनल्स लिखा हुआ है या कनाल्स आप इस कह सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इन कनाल्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि इन कनाल्स के अंदर सेंसरी पैचेस होते हैं और वो सेंसरी पैच इस तरह से बिल्कुल इनके अंदर ये ऑटोलिथ और ये सारे सेंसरी सेल्स होते हैं और ये सेल्स बेसिकली नीचे से किसके साथ जुड़े होते हैं, ये सेंसरी सेल्स और नीचे ये न्यूरॉन्स हैं बेसिकली जो है ना, ये जा रहे हैं ब्रेन तक लेके जा रहे हैं किसी भी जो है ना वो परसेप्शन को। अब ये सेंसरी सेल यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी इक्विलिब्रियम जब इससे फिश ने मेंटेन करना होता है, या हेयरिंग है या कोई भी वाइब्रेशन अगर पानी के अंदर होती है तो वो डिटेक्ट करती है इन्हीं सेंसरी पैचेस के जरिए जो कि इनके अंदर सेमी सर्कुलर कनाल्स में पाए जाते हैं। और ये सेमी सर्कुलर कनाल का ये इनर ईयर में, फिश के इनर ईयर में होता है। फिश लेक द आउटर एंड और मिडल ईयर। फिश के अंदर ज़्यादातर आउटर मिडल ईयर नहीं होते, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मिडल ईयर तमाम फिशेज में ना हो। विच कंडक्ट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर इन अदर वर्टिब्रेट्स, यानी बाकी वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि भाई एक आउटर ईयर है, उसके बाद मिडल ईयर है और फिर इनर ईयर है। तो साउंड वेव्स जो हैं वो सबसे पहले आउटर ईयर में जाती हैं, जो आउटर मोस्ट होता है, फिर मिडल में और फिर इनर में जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कि यहाँ पे ज़्यादा मिडल ईयर और इनर आउटर ईयर नहीं होते, सिर्फ इनर ईयर होता है जिसके अंदर आपको सेमी सर्कुलर कनाल्स और उसमें सेंसरी पैचेज होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम वगैरह को बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। एनीवन हु एंजॉय फिशिंग नोज हाउ द मोस्ट फिशेज कैन हियर वाइब्रेशन में पास है फ्रॉम द वाटर थ्रू द बोन्स ऑफ द स्कल। और फिशेज जो है ना फिर भी जो है ना वो उनके अंदर हेयरिंग की क्वालिटी होती है, एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है उनके अंदर और उनके अंदर जो है वो मिडल ईयर भी नहीं, लेकिन फिर भी वो डिटेक्ट कर सकती हैं। ये अगर हेयरिंग को डिटेक्ट कर सकती हैं, वाटर के अंदर किसी किस्म की वाइब्रेशंस होती हैं तो वो वाइब्रेशंस उनकी स्कल की बोन्स के जरिए उनके मिडल ईयर तक पहुंच जाती हैं। ठीक है ना। फ्यू फिशेज हैव चेन ऑफ बोनी ऑसिकल्स। अब ये में एक मॉडिफिकेशन है स्पेसिफिक, यानी वैसे तो नॉर्मली फिश अगर साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती है तो कैसे करती है कि साउंड वेव्स जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही होती हैं पानी में, वो वाइब्रेशंस जो हैं वो पहले उसकी स्कल से टकराती हैं और फिर वो जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं इनर ईयर में। ठीक है, बोन्स ऑफ द स्कल टू द मिडल ईयर और मिडल ईयर में या इनर ईयर में चली जाती हैं। लेकिन कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर ख़ास किस्म की बोनी ऑसिकल्स या छोटी छोटी बोन्स होती हैं और ये बोनी ऑसिकल्स बेसिकली वर्टिब्री की ही मॉडिफिकेशन से बनी है और ये कनेक्ट होती हैं स्विम ब्लैडर के साथ। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें ख़ास किस्म की बोनी ऑसिकल्स हैं। अब इस फिश के अंदर उसने आपको ये दिखाया है, ये इसका इनर ईयर है जिसमें आपको सेमी सर्कुलर कनाल भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, और ये जो है एक ये सारी क्या है, इनको हम कहते हैं वेबेरियन ऑसिकल्स। ये वेबेरियन ऑसिकल्स ख़ास किस्म की मॉडिफिकेशंस हैं वर्टिब्री की मॉडिफिकेशन से बनी है ऑसिकल्स। और इनका काम क्या है, इनका काम ये कनेक्ट करती हैं इनर ईयर को स्विम ब्लैडर के साथ। ठीक है, और ये स्विम ब्लैडर यहाँ पे क्या काम है, स्विम ब्लैडर बेसिकली यहाँ पे एम्पलीफाई कर देता है किसी भी साउंड को। ये साउंड को एम्पलीफाई, कोई भी साउंड जो आ रही है फिश की बॉडी से जो टकरा रही है वो साउंड क्या होगा, ये इसको कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा उस साउंड को, उसका प्रेशर को, उन वेव्स के प्रेशर को बढ़ा देगा और फिर क्या होगा, और आपको पता है गैस फिल्ड ऑन करना, फिर क्या होगा कि वो इन बोन्स से टकराती हुई वेव्स जो है बोन से होती हुई यहाँ पे एंडोलिम्फेटिक सैक है और फिर यहाँ पे इनर ईयर तक पहुँच जाएगी। तो साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करने का काम ये वेबेरियन ऑपरेटस या वेबेरियन ऑसिकल्स जो कि मॉडिफिकेशंस होती हैं वर्टिब्री की वो करती हैं। ठीक है, दैट कनेक्ट द स्विम ब्लैडर टू द बैक ऑफ द स्कल। वो जो इनर ईयर और इनर फिर आगे स्कल के साथ अटैच होगी। वाइब्रेशन स्ट्राइक द फिश आर एम्पलीफाइड बाय द स्विम ब्लैडर एंड सेंड थ्रू द ऑसिकल्स टू द स्कल। वाइब्रेशंस कहाँ जाएंगी, वाइब्रेशन पहले स्विम ब्लैडर्स के तक आ रही हैं, फिर इन ऑसिकल्स के जरिए वो आगे चली जाती हैं इनर ईयर में और स्कल तक भी पहुंचती हैं।
रनिंग अलॉन्ग ईच साइड एंड ब्रांचिंग ओवर द हेड ऑफ द मोस्ट फिश इज अ लेटरल लाइन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और रिसेप्टर्स की एक चेन होती है फिशेज में, जिसको हम लेटरल लाइन सिस्टम भी कहते हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ फिश में लेटरल लाइन सिस्टम। ये देखिए आप, इसके अंदर ये पूरी फिश में ये जो आपको पूरी एक यहाँ से चेन यहाँ से स्टार्ट होकर नजर आ रही है, पूरी इसकी बॉडी तक ये जा रही है, इसको हम कहते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। और इस लेटरल लाइन सिस्टम में खास किस्म के बाहर स्केल हैं, फिश के ऊपर स्केल हैं, तो ऊपर ये पोर्स हैं, इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स के नीचे खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोमास सेल्स। ये आपको न्यूरोमास सेल नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें आगे हेयर सेल्स भी होते हैं, इसमें इन हेयर सेल्स के ऊपर सीलिया होते हैं, क्यूप्रुला है इसमें, और नीचे साथ साथ इनके सपोर्ट सेल्स भी होते हैं, और नीचे सारे जो जितने भी ये न्यूरोमास दे आर कनेक्टेड टू द नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो लेटरल लाइन सिस्टम फिश की बॉडी के साथ साथ लेटरली जो है ना वो सारा मूव कर रहा होता है पूरी बॉडी के साथ, और ख़ास किस्म के ये पोर्स भी होते हैं। द लेटरल लाइन सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पिट्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, यानी खास किस्म की पिट्स होती हैं, सुराख होते हैं एपिडर्मिस में स्किन की, that connect to the canal that run just below the epidermis. In these pits are receptors that are stimulated by water moving against them. यानी वो कहते हैं कि अंदर जो न्यूरोमास सेल्स आपने देखे हैं वो बेसिकली उसके ऊपर आपने छोटे छोटे सीलिया देखे हैं, वो सीलिया डिस्प्लेस होते हैं कि वाटर मूव करता है, क्योंकि पिट्स के जरिए ज़ाहिर पानी अंदर जा रहा है। इन दीज पिट्स आर रिसेप्टर्स दैट आर स्टिमुलेटेड बाय वाटर मूविंग अगेंस्ट देम। लेटरल लाइंस आर यूज्ड टू डिटेक्ट आइदर वाटर करंट्स और अ प्रीडेटर और प्रे, यानी कोई भी प्रे अगर फिश के करीब आ रहा है तो ज़ाहिर वो पानी में कुछ मूवमेंट क्रिएट करेगा ना, जब वही मूवमेंट करने वाला पानी फिश के इन पिट्स के जरिए उसकी लेटरल लाइन सिस्टम के अंदर न्यूरोमास तक जाएगा, तो फिश फॉरन डिटेक्ट कर लेगी कि पानी में मूवमेंट है, तो कोई ना कोई predator या prey मौजूद है, may be causing water movement. In the vicinity of the fishes may also detect low frequency sound with these receptors. और इन्हीं न्यूरोमास रिसेप्टर के लिए फिश जो है वो साउंड वेव्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे जो पढ़ाया है, आपने सबसे पहले देखा कि फिश में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी है, फिर आपने देखा कि फिश के अंदर जो ऑल्फैक्शन है उसके लिए जो हमने ऑल्फैक्टरी सैक्स देखी हैं वो भी हमने देखी, फिर हमने देखा कि बाजू का फिश के जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम वो डायरेक्ट नेजल पैसेज जो डायरेक्ट ओपन होता है इसकी इसमें माउथ में। फिर हमने देखा कि सेंस ऑफ स्मेल से फिश बेसिकली करती है क्या, उसका फंक्शन देख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा फिश की आइज के बारे में, फोटो रिसेप्टर्स के बारे में देख लिया। फिर हमने देखा कि फिश के अंदर बैलेंस और हियरिंग वगैरह को मेंटेन करने के लिए जो उसके इनर ईयर में रिसेप्टर्स होते हैं वो। फिर हमने वेबेरियन ऑसिकल्स की बात की है, जो मैंने आपको एक डायग्राम भी वेबेरियन ऑसिकल की दिखाई है। और लास्ट हमने बात की है लेटरल लाइन सिस्टम की। लेटरल लाइन सिस्टम बेसिकली पानी में कोई भी अगर वाइब्रेशन है किसी प्रे या प्रीडेटर की वजह से तो वो डिटेक्ट कर लेती है फिश उसको, और वाटर की मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकती है इसकी वजह से, और कुछ ना कुछ लो फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स को भी वो इस लेटरल लाइन सिस्टम से डिटेक्ट करती है। ये पूरी स्किन के अंदर जो लेटरली फिश के जो है ना खास किस्म के पिट्स होते हैं। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल फिशेस। आपको पता है कि कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो खास किस्म की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, तो ये हम देखते हैं कि कौन सी फिशेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। तो ये पहला पैराग्राफ आपने छोड़ देना, यहाँ से हम पढ़ते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। आपको पता है कि तमाम जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स की बात करी मैं प्लांट के रेफरेंस से बात नहीं करी, कि उनकी बॉडी में जितने भी एनिमल्स हैं चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हैं वर्टिब्रेट्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर नर्व्स और मसल्स हैं। जहाँ भी कहीं नर्व्स और मसल्स हैं ये दोनों एक्साइटेबल टिश्यू हैं। एक्साइटेबल टिश्यू का मतलब है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है तमाम एनिमल्स जिनके अंदर नर्व्स और मसल्स होती हैं उनके इर्द गिर्द। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन इज द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट द फिश और अदर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट है जनरेट। इलेक्ट्रो रिसेप्शन का मतलब है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी डिटेक्शन जो आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन एंड और इलेक्ट्रो जनरेशन हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन ओवर 500 species of fish in 7 families of chondrichthyes and osteichthyes. These fishes use their electroreceptive sense for detecting prey and for orienting towards or away from objects in the environment. देखिए इलेक्ट्रो रिसेप्शन और इलेक्ट्रो जनरेशन, इलेक्ट्रो जनरेशन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और इलेक्ट्रो रिसेप्शन का मतलब है कि आपकी विजिनिटी में कोई भी अगर कोई ऐसा दूसरा ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है या इर्द गिर्द मौजूद है, अगर ज़ाहिर लिविंग है तो उसकी बॉडी में नर्व्स और मसल्स भी होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ ना कुछ जनरेट करना होगा, उसकी डिटेक्शन को हम इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहते हैं। Nowhere is prey detection with this sense better developed than in the rays and sharks. Spiny dogfish shark, the common laboratory specimen,
लोकेट प्रे बाय इलेक्ट्रो रिसेप्शन। अभी आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं कि जैसे डॉग फिश शार्क है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन करती है, अपने इर्द गिर्द देखती है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो तो नहीं है। अ शार्क कैन फाइंड एंड ईट अ फ्लाउंडर दैट इज बरीड इन सैंड। यानी कोई भी किसी किस्म की भी कोई एनिमल, वैसे फ्लाउंडर का वर्ड जो है ना ये बेसिकली यूज होता है उसके लिए, गंदगी के लिए या पोशीदा के लिए भी यूज होता है। फ्लाउंडर जो है ना यहाँ पे यूज हुआ छुपी हुई चीज़ या पोशीदा के लिए। तो यहाँ पे उसने कहा कि कोई भी चीज़ अगर छुपी हुई या बरीड है लेकिन वो थोड़ी बहुत भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है तो ये जो और ज़िंदा है तो फिर ये जो शार्क है ये उसको डिटेक्ट कर सकती है। एंड इट विल ट्राई टू फाइंड द एंड ईट electrodes that are creating electrical signals similar to those that the flounder emits। और जिस हम फ्लाउंडर की बॉडी में से या पोशीदा जो भी ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको डिटेक्ट कर सकती है शार्क, तो वो इलेक्ट्रोड्स को भी अगर इलेक्ट्रोड्स रखे उनको भी वो डिटेक्ट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड शार्क है कैन नॉट find a dead flounder buried in the sand or a live flounder है covered by an insulating polyvinyl sheet। यानी अगर आप इसी कोई ऑर्गेनिज्म जो बरीड है लेकिन वो डेड है तो उसकी बॉडी कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रही ना, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा तो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। या अगर कोई इंसुलेटर उसकी बॉडी के ऊपर पड़ा हुआ जो कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको नहीं जनरेट होने देना तो फिर भी जो शार्क है वो उसको डिटेक्ट नहीं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन कर सकती है लेकिन उसके अलावा वो डिटेक्ट नहीं कर सकती कि कोई एनिमल बरीड है कि नहीं बरीड है। सम फिशेज आर नॉट ओनली कैपेबल ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन बट कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिकल करंट। आपको पता है कि कुछ फिशेज होती हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट बहुत अच्छा खासा जनरेट भी कर सकती हैं। इलेक्ट्रिकल फिश live in freshwater system of Africa. Muscles near its caudal fin are modified into organs that produce a continuous electrical discharge. This current is spread between the tail and the head पोर लाइक परफोरेशन। अब ये फिश जो उसने आपको बताई है जो कि बेसिकली कहाँ पे मौजूद है, एक इलेक्ट्रिकल फिश है, इसको हम कहते हैं, इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल रे की एक तस्वीर है और ये जो इलेक्ट्रिकल फिश है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ डायग्राम। शायद यहाँ पे उन्होंने दिखाई है, पर जो डायग्राम उन्होंने बेसिकली दिखाई है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिकल फिश है और इलेक्ट्रिकल फिश जो अफ्रीका में ये पाई जाती है। मसल्स नियर इट्स कॉडल फिन, इसकी कॉडल फिन के पास, ये देखेंगे इसका बेसिकली टेल वाला फिन होगा और इसके पास जो मसल्स है वो जनरेट कर रहे होते हैं electricity. Live in the freshwater system of Africa. Muscles near its caudal fin are modified into organ that produce a continuous electrical discharge. This current is spread between the tail and the head. ये देखिए करंट यहाँ से जनरेट हो रहा है वो हेड तक जा रहा है। Pore like perforations near the head contain electroreceptors and the electrical waves are circulating between the tail and the head are distorted by objects in this field। यार इलेक्ट्रिकल ये प्रोड्यूस कर रही है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल फील्ड बना हुआ है इसकी टेल से हेड तक। तो कोई भी चीज़ जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ जाएगी जो डिस्टॉर्ट करेगी इसको जो है ना ख़राब करने की कोशिश करेगी या इसको डिस्टर्ब करेगी तो फिश को फ़ौरन पता चल जाएगा। ठीक है, दिस डिस्टॉर्शन इज डिटेक्टेड इन चेंजिंग पैटर्न ऑफ द रिसेप्टर स्टिमुलेशन। द इलेक्ट्रिकल सेंस ऑफ जिम्नार्कस इज एन अडेप्टेशन टू लिविंग इन मर्की फ्रेश वाटर हैबिटेट्स वेयर आईज आर ऑफ लिमिटेड वैल्यू। अब आप देखिए इसी उस जगह के सेंस की वजह से जिम्नार्कस जो फिश है जो कि इलेक्ट्रिकल फिश है ये क्या करती है कि ये मर्की एनवायरनमेंट में भी रह लेती है। मर्की का मतलब होता है गंदा एनवायरनमेंट, जो बिल्कुल जहाँ पे डेब्रिस वगैरह बहुत ज़्यादा और फिश की आईज जो है वो इतना प्रॉपरली देख नहीं सकती है, बहुत डार्कनेस जहाँ पे होती है। तो फिश क्या करेगी अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो देख तो नहीं सकती किसी प्रेडेटर या प्रे को, लेकिन उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल ये पूरा फील्ड बना हुआ है वो जब डिस्टॉर्ट होगा तो उसको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई प्रीडेटर या प्रे जो है उस सराउंडिंग में मौजूद है। The fish is best known for producing strong electrical current are the electrical eel और एक बोनी फिश है। the electrical ray की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है और electrical eel जो है ये ये उससे बेसिकली ये जो है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड ये ए और बी ये दोनों से जिम्नार्कस आपको दिखाई है। देखिए बी में इसकी डायग्राम इलेक्ट्रिकल फिश की जो जिम्नार्कस है तो ये जो है ना ये इस तरह से इसकी बॉडी होती है। फिर इलेक्ट्रिकल ईल की बात बताइए जिसको हम इलेक्ट्रोफोरस कहते हैं। ये बेसिकली एक इलाज्मोब्रैंक का ज़ाहिर है और ये बोनीफिश है और जो इलेक्ट्रिकल रे है वो एक इलाज्मोब्रैंक है। द इलेक्ट्रिकल ईल जिसको हम इलेक्ट्रोफोरस कहते हैं अकर इन द रिवर ऑफ द अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका। द ऑर्गन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल करंट आर इन द ट्रंक ऑफ द इलेक्ट्रिकल ईल एंड कैन डिलीवर शॉक्स इन एक्सेस ऑफ 500 वोल्ट। यानी अब आप ये देखने के कितना ज़्यादा जनरेट कर सकती है करंट। द इलेक्ट्रिकल रे एक रे है और जो मैंने भी आपको रे की डायग्राम दिखाई थी जो है ना ये
Narcine has electrical organ in its fin that are capable of producing pulses of 50 amperes at about 550 volts. Shocks that these fishes produce are sufficiently strong to stun or kill prey, uh, discourage large predators, and teach unwary humans a lesson that will never need to be repeated है. डेफिनेटली आप देखें चाहे इलेक्ट्रिकल रे है चाहे इलेक्ट्रिकल ईल है, इलेक्ट्रिकल ईल को तो रे की मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे भी दिखाई दी कि इसके फिन्स के अंदर बेसिकली जो है वो ये इसका पेक्टोरल फिन आपको पता है लेटरल एक्सपेंशन उसमें हुई होती है, पीछे इसके पेल्विक फिन, इसके फिन्स के अंदर खास किस्म के इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होते हैं. और इलेक्ट्रिकल ईल की डायग्राम भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ. उसमें क्या होता है तो आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिकल ईल है चाहे इलेक्ट्रिकल ईल की ये उसे डायग्राम बेसिकली आपको दिखाई है जो जिम्नार्कस है. तो ये आप देखें कि इन दोनों की बॉडी के अंदर खास किस्म के जो है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा है. कोई भी अगर उसको डिस्टॉर्ट करता है तो डेफिनेट उसको झटका भी लगता है, करंट भी लगता है और ये फिश भी जो है वो डिटेक्ट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है. तो आपने ये फिश के अंदर जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन है इसको भी अच्छी तरीके से देखना है और ये जो हमने इसमें नर्वस सिस्टम फिश में पढ़ा वो भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. डायग्राम्स के अंदर मैं अगर डायग्राम्स की बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ पे वेबेरियन ऑपरेटर्स दिखाया है. मैंने आपको फिश के अंदर ये इनर ईयर दिखाया है, सेमी सर्कुलर इसमें कनाल दिखाई हैं, वेबेरियन ऑपरेटर्स दिखाया जो कि मॉडिफाइड वर्टिब्री हैं जो कनेक्ट करते हैं स्विम ब्लैडर को इनर ईयर के साथ और फिर स्कल के साथ. मैंने इलेक्ट्रिकल रे दिखाई और मैंने इलेक्ट्रोलाइन सिस्टम दिखाया आपको फिश में. आई होप आपको इसकी समझ आई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, डायग्रामेटिकली भी आप समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.